कहानी के शुरुआत में हम रे और एलन नाम के दो आदमी को देखते हैं जो आर्कटिक में एक डॉक्यूमेंट्री के लिए आए होते हैं। आर्कटिक पर जाने के लिए इन्होंने किसी शिप से सवार होकर जाना था। एयरपोर्ट पर कैब न मिलने की वजह से ये लोग पोर्ट तक पहुंचने में देर कर देते हैं, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो शिप अभी उन दोनों का इंतजार कर रही थी। एयरपोर्ट पर इनका सामान भी खो चुका था, जिनमें इनके कैमरास वगैरह थी। अब इन्हें यहाँ का एक लोकल आदमी हायर कर लेता है फिल्म शूट करने के लिए, जिसका नाम है शॉन। फाइनली अब ये सभी अपनी शिप पर आ चुके थे और इन लोगों का सफर भी शुरू हो जाता है। इस शिप में इन लोगों के साथ और भी टूर सफर कर रहे थे। सभी बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड थे। उसी समय रे और एलन अपना डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर देते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग शॉन करने लगता है। लेकिन उसके काम से ये दोनों ज्यादा खुश नहीं थे, पर ये दोनों मजबूर थे क्योंकि इन्हें इस टाइम पर कोई दूसरा कैमरामैन भी नहीं था। शॉन का रवैया भी काफी अजीब था। शॉन के पास हमेशा एक छोटा सा बॉक्स होता था जिसमें पुराने स्टाइल के कोई रेडियो डिवाइस थी। वो उसे कभी भी अपने से दूर नहीं रखता था, लेकिन नाश्ता करने के बाद गलती से उसे टेबल पर ही छोड़ गया। रे जो इसे लेकर हमेशा से सोचता था कि आखिर इसमें क्या हो सकती है, और शॉन इसे हमेशा अपने साथ लिए घूमता रहता है। उसने खोल कर देख लिया। उसने हेडफोन को लगाकर उसकी रिकॉर्डिंग को ऑन किया। कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं थी, बस उसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। उस समय रे एलन को भी सुनाई की। तभी इन्होंने देखा कि शॉन आ रहा है। जल्दी से इन्होंने उस डिवाइस को बंद करके वो हेडफोन वापस उस बॉक्स में डालकर बॉक्स को बंद कर देते हैं, और शॉन जल्दी से आकर इस डिवाइस को यहाँ से ले गया। खैर, इसके बाद दोनों बाहर के नजारे को रिकॉर्ड करने के लिए भेज देते हैं और एलेन वहाँ पर अपने फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है कि तभी उसे पता चलता है कि यहाँ से तो किसी भी तरह का कांटेक्ट किया जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर समुंदर के बीचों बीच किसी भी तरह का सिग्नल नहीं है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि एलेन की वाइफ उससे काफी ज्यादा गुस्सा नाराज थी। उसके बाद हमें दिखाया गया कि रे दोबारा से डॉक्यूमेंट्री शूट करने लगा था। उसने इस शिप के कैप्टन का भी इंटरव्यू लिए। उसने कैप्टन से पूछने लगा कि लोग यहाँ इस अंटार्कटिक पे रहते क्यों हैं, जबकि ये दुनिया से बिल्कुल भी अलग और बिल्कुल खतरनाक जगह है। यहाँ तो सिग्नल्स भी नहीं आते। तब कैप्टन ने जवाब दिया कि ये जगह नेचर के बहुत ही करीब है और इसीलिए सब लोग यहाँ अपने सुकून के लिए आते हैं। इंटरव्यू को खत्म करने के बाद उसी समय रे ने यहाँ पर देखा कि एक बर्ड के आंख से खून निकल रहा था, और ये बहुत ही अजीब बात थी। रे शॉन को उस बर्ड को दिखाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वो बर्ड वहाँ से उड़ जाती है। खैर, कंफ्यूज हुआ रे अब बोट के अंदर चला गया। यहाँ पर एलेन दो साइंटिस्ट से बात कर रहा था। ये साइंटिस्ट एक ऐसी चीज पर रिसर्च कर रहे थे कि कैसे सैनिक वेव कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। एलेन काफी गौर से इनकी बातें सुन रहा था। रे के आने के बाद साइंटिस्ट यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद एलेन के साथ रे दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर एलेन अभी अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान था। रे ने उसे हौसला दिया। अभी वो एलेन को उस अजीब वाले बर्ड के बारे में बता पाता कि तभी बाहर अजीब सा शोर सुनाई देता है। ये लोग जब बाहर गए तो वहाँ पहुँचते ही अजीब नजारा देखने को मिलता है। एक सी अपने ही बच्चे को काट कर खा रही थी, और इस तरह खतरनाक नजारा जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला था। शिप का कैप्टन कहते हैं कि वो इतने सालों से वहाँ हैं, लेकिन आज से पहले उन्होंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। वो बहुत डर जाते हैं और सभी शिप में सवार हुए ट्रेवलर्स को अंदर लेकर जाने लगते हैं, जबकि शॉन इन सब नजारे सबको अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लग गया। एलेन और रे भी इस डॉक्यूमेंट्री का पार्ट समझते हुए तो थोड़ा इस हादसे पर बातें करने लगते हैं, और फिर अपनी बाकी साथियों के साथ चले जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन इस सभी के लिए फिश ग्रिल कर रहे होते हैं। लेकिन रे और शॉन ने उसे नहीं खाया, लेकिन एलेन ने उस फिश को खा लिया, और खाने के बाद से ही उसकी तबीयत खराब होने लग गई और उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो गया, और वो अंदर की तरफ चला गया। शॉन के साथ रे अभी भी उसी डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे थे कि तभी शॉन ने नोटिस किया कि हवा में उड़ रहे परिंदों की आवाज अचानक से कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। ऊपर की तरफ जब देखा तो पता चला कि उन परिंदे की फड़फड़ाने की आवाज बहुत ही ज्यादा थी, और अचानक से वो परिंदे गायब होने लगे। इससे पहले कि वो यह सब कुछ नोटिस कर पाता कि तभी पीछे मुड़कर उसने देखा कि यहाँ के सभी लोग गायब हो चुके हैं अजीबो गरीबों तरीके से, और यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हैरान होकर उसने रे को देखा। शॉन ने यह सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। उसने अपनी रिकॉर्डिंग में देखा तो सच में लोग गायब हो चुके थे, और वो कंफ्यूज भी हो गया कि ये सब आखिर हो कैसे सकता है। लेकिन रे को लगता है कि कोई उन पर प्रैंक कर रहा है, और यह सब बात जाकर उसने एलेन को बताई, और तीनों सभी को पूरे शिप पर ढूंढना शुरू कर दिए, लेकिन इन्हें कोई नहीं मिला। और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि सच में यहाँ पर बहुत ही कुछ गलत हुआ है। लोग ना मिलने पर ये सभी शॉन से पूछते हैं कि तुम तो सब रिकॉर्ड कर रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन शॉन ने जवाब दिया कि मुझे खुद नहीं पता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इन्होंने अब अपनी सेल फोन को ढूंढे ताकि किसी को हेल्प के लिए बुलाया जा सके, लेकिन यहाँ पर तो सिग्नल्स भी नहीं थे। एलेन का तबीयत अब और भी ज्यादा खराब होने लग गई थी। उसके मुंह से खून निकलने लग गया था। वो नहीं समझ
पा रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। इधर रे शिप के कंट्रोल रूम में जाकर रेडियो से हेडक्वार्टर पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब ऊपर शॉन जो सब चीजें देख रहा था, उसे दूर एक आइलैंड नजर आ जाता है। अब जबकि ये तो खुशी की बात थी, वहां पर जाकर अपने लिए किसी से मदद मांग सकते थे। जल्दी से उसने आकर इस बात के बारे में रे और एलन को बताया। एलन तो वहां बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर कुछ समय के लिए रे ने उसे मना लिया। एलन भी ऊपर की तरफ आ गया, जहां पर आते ही रे ने नोटिस किया एलन के गले पर किसी की काटने का निशान था, लेकिन एलन को ऐसा कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ कोई हादसा हुआ हो। ये जख्म काफी गहरा हो चुका था और अगर इसका इलाज अभी नहीं हुआ तो इसे कुछ हो सकता था। रे के आने से पहले यहाँ एलन को एक कैमरा मिला था, जो कि ये एक टूरिस्ट का था। उस कैमरे में वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था कि कैसे यहाँ के सभी लोग अचानक से गायब हो गए। ये देखकर एलन और भी ज्यादा परेशान हो गया था। अब ये सभी कुछ जरूरत सामान को लेकर एक लाइफ बोट में बैठकर उस छोटे वाले आइलैंड की तरफ चल देते हैं। यहाँ इस जगह पर पहुंचकर इन्हें एक बात की रियलाइज हुआ कि यहाँ पर भी इतने बड़े टाउन में भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। इन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इन्हें लग रहा था कि शायद सर्दी की वजह से यहाँ के लोग अंदर की तरफ होंगे। इन्होंने अब उन सभी टाउन को छान मारने का फैसला किया और आगे की तरफ बढ़ चले, लेकिन हर तरफ सुनसान नजारा था। सभी जगह को एक्सप्लोर कर चुके थे, कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। और ये जगह कौन सी थी इन्हें तो ये भी पता नहीं था, लेकिन यहाँ की लिखी हुई चीजों से इन्हें लगा कि ये रसिया है। शॉन भी अब डरते हुए कहता है कि हम तीनों किसी भी हालत में एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ का हालात मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये लोग अब छानबीन करने के लिए आए थे। वहाँ के अंदर वाले डोर से इन्हें अजीब आवाजें आईं। वहाँ पर जाकर इन्होंने देखा कि एक हिरण जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और तड़प रहा था। उसके फेस पर सेम वैसे ही जख्म के निशान थे जैसे जख्म के निशान एलेन के शरीर पर था। हैरानी के साथ ये तीनों वहाँ से बाहर आ गए। एक होटल के अंदर आकर रे एक टेबल पर रखा हुआ सूप देखा। वो सूप एकदम हिट गर्म था, जिस पर उसे रियलाइज हुआ कि यहाँ के लोग भी सेम उसके शिप के लोगों की तरह एकदम से गायब हुए थे। यहाँ पर कुछ तो वो अननेचुरल हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये हादसा किसी का किया गया हो। अगर नेचुरली लोग यहाँ पर मरते तो उनकी लाशें तो होती। अभी वो लोग ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी एलन दर्द से तड़पने लगा। रे ने देखा कि उसके टांग के ऊपर भी बड़े बड़े जख्म थे। उसका डर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब वो इनके साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं जा सकता था। जिसके बाद रे और शॉन ने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया और एलन अपनी दवाई लेने के लिए बोट की तरफ बढ़ने लगा। आगे जाने पर उसे एक पोलर बियर भी दिखाई दिया, जो वो भी सेम उसी के जैसा जख्मी हो चुका था। एलन डर गया कि अब वो बियर उसे मार जाएगा, लेकिन पोलर बियर ने उसे कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर रे और शॉन को एक बिल्डिंग में कुछ लाइट चलती हुई दिखाई देती हैं। उन्हें लगा कि जरूर वहाँ पर कोई तो होगा। ये लोग जब वहाँ पर गए तो इन्हें यहाँ पर भी कोई नहीं मिला था। अब काफी देर भी गुजरने के साथ अंधेरा होने लगा था कि तभी एकदम से बाहर रे को एक फ्लेयर गन चलती हुई दिखाई देती है। ये देखकर फौरन उसे एलन का ख्याल आया। वो बाहर गया तो एलन जमीन पर बैठा था, लेकिन फायर एलन ने नहीं किया था। ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से वो एलन को लेकर घर के अंदर आ गया और खुद खाने पीने का इंतजाम करने के बारे में कुछ सोचता है। एलन के पास अभी भी वो कैमरा था जो उसने अपने साथी ट्रेवलर्स का अपने बोट से उठाकर लाया था। उस कैमरे में वो देखता है कि जब सारे लोग गायब हुए थे तब शॉन नहीं गायब हुआ और शॉन उन सब की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। यानी जरूर उसे कुछ पता होगा और जरूर उसने कुछ हमसे छुपाई है। इस बात के बारे में जरूर एलन रे को बताना चाहता था, लेकिन रे इस टाइम अकेले नहीं बल्कि शॉन उसके पास खड़ा था। उन्होंने फैसला किया कि जल्द ही उन्हें इस इलाके से निकल जाना चाहिए। उनके पास एक लाइफ बोट तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यह था कि उसमें फ्यूल कम था। इसीलिए रे फैसला कर लिया कि अब वो फ्यूल इकट्ठा करेगा बाहर खड़े मोटर गाड़ी में से। जबकि इधर शॉन रुक गया था। शॉन भी अब समझ गया था कि एलन कुछ बताना चाह रहा है, इसीलिए शॉन ने उसके कान के ऊपर वही हेडफोन्स को लगा दिया और उसे वही साउंड को सुनाने लगा जो कुछ देर पहले वो खुद भी सुन रहा था। इतने खतरनाक माहौल में भी उसने यह सुनना भूला नहीं था। फिर एलन भी यह सुनते सुनते सो गया। फ्यूल भर देने के बाद जब रे एलन को लेने के लिए आया तो उसने एलन के पास पड़ा कैमरा को देख लिया और उसने सारी चीजें देख लिया कि शॉन ने उन सारी चीजों को होता हुआ फुटेज बनाई थी और शॉन उनसे कुछ छुपा रहा था। यह सब कुछ जानने के बाद वो बाहर की तरफ भागा और उसने शॉन को पकड़ लिया और वो शॉन को बहुत ही ज्यादा मारने लगता है। वो इसलिए कि शायद डर से शॉन उसे सच्चाई बता दे कि आखिर इस जगह चल क्या रहा है। इतनी मार खाने के बाद आखिरकार मान गया। उसने बताया कि इस जगह पर एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट चल रहा था सुपरसोनिक वेव्स को लेकर, जो वेव्स इतनी खतरनाक के साथ इतना ज्यादा ताकतवर होती है कि वो किसी इंसान या किसी भी जीवित चीजों को तहस नहस कर सकता है। वो इस तरह से काम करता है कि इंसानों का नामो निशान
मिट जाता है। और इस तरह से जब सभी लोग गायब हुए तब यही सुपरसोनिक वेव्स इस्तेमाल की गई थी, जिसकी वजह से सभी लोग मारे गए। और ये मिलिट्री का हिडन एक्सपेरिमेंट था। मेरे साथ तुम दोनों इसलिए बच गए क्योंकि हमने उस साउंड वेव को पहले से ही सुन रखा था जो साइंटिस्ट ने हमें दिया था, और इससे हमारे दिमागों पर उस सोनिक वेव्स का असर नहीं हुआ। मैं जानता था कि तुम दोनों ने भी उस साउंड वेव सुन ली है, इसीलिए तो तुम दोनों मेरे सामने जिंदा हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आया था, मुझे आर्मी वाले ने ही यहाँ पर भेजा था। जबकि अब तुम ये सारी बातें जो सच है वो जान चुके हो, तो अब तुम दोनों के साथ अब मुझे भी मार दिया जाएगा, क्योंकि मुझे यह सब कुछ सीक्रेट रखना था और मैं ऐसा नहीं कर पाया। ये सब बातें सुनकर रे शोक में था। उसने पूछा कि फिर एलन के शरीर पे चोट के निशान कैसे हैं? तो उसने बताया कि ये सब सुपरसोनिक वेव की वजह से ही है। दरअसल एलन ने कैप्टन की दी हुई फिश को खा लिया था जो पहले ही उन वेव से इन्फेक्टेड थी, इसीलिए वो थोड़ा बीमार हो गया लेकिन मरा नहीं। इसके बाद शॉन उसे बताता है कि मुझे मिलिट्री वाले ने एक सैटेलाइट फोन दिया था जिससे मैं उनसे बातें कर सकूं और वो मुझे यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आए, लेकिन अब मैं उनसे बातें नहीं कर पा रहा, जिसका साफ यही मतलब है कि हम किसी भी वक्त यहाँ पर मारे जा सकते हैं। जब ये सारा सच एलन को बताने के लिए आया तब उसने देखा कि एलन अब मरने के कगार पर पहुंच चुका है। एलन ने अपनी फैमिली के लिए एक लास्ट मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसके बाद रे ने उसका फोन और सारी चीजों को एक बैग में डालकर नदी में फेंक दिया ताकि किसी को ये शायद मिल जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शॉन अभी भी मिलिट्री वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आई और दिखाया गया कि शॉन पर किसी ने गोली से चलाकर उसे मार दिया गया। मारने वाला आखिर कौन था यह नहीं दिखाया गया। रे भी अब छुपकर यह सारी चीजों को देख चुका था और वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। इस टाइम उसके पास की फोन की रिंग हुआ और रे समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि मिलिट्री वाले ही होंगे, क्योंकि पहले यहाँ के सभी फोन काम नहीं कर रहे थे। और उसने यह भी समझ गया था कि मिलिट्री वालों ने उसे भी स्टडी कर रहे थे और अब उन्हें मार दिया जाएगा। और रे को खौफ में होता हुआ दिखाते हुए ये मूवी यहाँ से खत्म हो जाती है, इस मिस्टीरियस के साथ कि रे बच पाएगा या फिर उन्हीं के हाथों मारा जाएगा।